आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं समझता हूँ कि कल के दिन अगर कोर्ट के न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है, तो मुझे लगता है कि त्रिस्तरीय जो कमेटी है उनका जो रास्ता है इस परीक्षाओं को क्लीन चिट देने का, वो सलाखों के पीछे का होगा। पटवारी मगर इतने साफ है तो रिजल्ट जारी कर दीजिए पूरा। अनुदेशक में इतने साफ है तो रिजल्ट पूरा जारी कर दीजिए। क्यों ऐसे छुपा रहे हो? क्यों छुप छुप कर ऐसा वो कर रहे हो? बोलने का मौका मत दो हमें। उत्तराखंड में पेपर स्कैम सामने आने के बाद जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं उनमें अधिकांश भर्तियों पर फिर से अनियमितता के आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने। कई तरह के सबूत भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से पेश करते रहे। कल इन्होंने फिर एक आरोप लगाया, जो कर्मशाला अनुदेशक की परीक्षा हुई है उसमें धांधली की बात की गई है। क्या इनके पास सबूत है? इनसे बात करेंगे। बॉबी भाई, एक के बाद एक भर्तियां हुई हैं पिछले दिनों में, जो हर भर्ती पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं? देखिए, जो कर्मशाला अनुदेशक का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उसमें जो अनियमितताएं हैं, उसमें अगर आप उसकी जो आंसर की देखोगे उसमें कई जगह, मतलब ये मान के चलो कि एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिसके 2 उत्तर दिए गए हैं। अब जो पेपर जब अभ्यर्थी देता है तो पेपर के ही पीछे जो गाइडलाइन दी होती है उसमें लिखा होता है कि अगर अभ्यर्थी एक मतलब प्रश्न में अगर 2 गोले कर देता है तो उसका 0.25 नंबर काटा जाएगा और टोटल वो नंबर 1.25 नंबर कट जाता है। परंतु जब आयोग ऐसी गलती करता है कि एक एक प्रश्न के 2-2 उत्तर दे रहा है तो आयोग इसके लिए स्वतंत्र है। अब समस्या ये है कि आयोग ने ये जो 2-2 उत्तर दिए हैं वो क्यों दिए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी बात ये, आपने क्वेश्चन लगातार डिलीट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें वो सही है, और आप लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, आप उस क्वेश्चनों को डिलीट कर दे रहे हैं। बाद में हवाला दे रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने इसे डिलीट किया है। तो एक्सपर्ट कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है। एक्सपर्ट अगर एनसीईआरटी में कोई जो उत्तर लिखा होगा, अगर उस उत्तर को नकारते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक्सपर्ट है कौन। उन एक्सपर्टों को या तो सामने लाओ या उसका वो एक्सप्लेन करें कि किस प्रकार से उन्होंने इसको गलत ठहराया है। तो ये कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ गड़बड़ी ये देखिए, पहला जब अभी मत्स्य निरीक्षक का जो रिजल्ट निकला है उसमें कुल 35-36 लोग हैं। उन 35-36 लोगों का नाम तक रिजल्ट में नहीं दिया गया। मतलब उसमें 1 पेज का कुल रिजल्ट है, उसमें 35 लोगों के नाम लिखने में कितना समय लग रहा था। अगर आप पारदर्शी रूप से परीक्षा करवाना चाहते हो, हमारा तो देखिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पारदर्शी रूप से परीक्षा करवाएं और आयोग जो है वो जो अभ्यर्थी हैं उनको विश्वास में लाएं। परंतु ये विश्वास में लाने के बजाय उन्हें फिर से और वो अंधकार में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रिजल्ट निकाल रहे हो तो जो पहले रिजल्ट निकलते थे उसमें नाम, फादर नेम, कैटेगरी और सब कुछ लिखा होता था। उससे पता भी लग जाता था कि किसका सिलेक्शन हुआ है, हमारे जानने वालों में किनका हुआ है, किनका नहीं हुआ है। परंतु वर्तमान में पहले मत्स्य निरीक्षक निकाला, उसके बाद आपने ये अनुदेशक वाला भी निकाल दिया, उससे पहले कनिष्ठ सहायक का भी निकाला। चलो कनिष्ठ सहायक में हम ये मान लेते हैं पहले कुछ एक लिस्ट जारी हुई थी, परंतु ये जो रिजल्ट निकाले हैं, और सबसे बड़ी शंका तब होती है, ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं ये वो परीक्षाएं हैं जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने करवाई थी या उनके उसमें हुई थी, जो कंपनी जिसके मालिक राजेश चौहान आज जेल के अंदर है। और उसके बाद कैबिनेट में ये परीक्षाएं रद्द हो जाती है, निरस्त हो जाती है। परंतु मैं तो भारत के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कैबिनेट में कोई फैसला लिया हो और उस फैसले के विपरीत फिर काम हो रहा हो। उसके बाद इन परीक्षाओं में आयोग में ही एक समिति गठित की जाती है, त्रिस्तरीय समिति, और आयोग के ही अंदर के लोग उसमें रहते हैं और उन लोगों ने इसे क्लीन चिट दी है। अब क्लीन चिट तो दे दी है, परंतु इसके बाद मैं समझता हूँ कि कल के दिन अगर कोर्ट के न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है, तो मुझे लगता है कि त्रिस्तरीय जो कमेटी है उनका जो रास्ता है इस परीक्षाओं को क्लीन चिट देने का, वो सलाखों के पीछे का होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक युवा मांग कर रहा है कि आप पारदर्शी रूप से इस परीक्षाओं का संपन्न कराओ और तुम लगातार ऐसी हरकतें करते जा रहे हो। और युवा वहाँ पर गया, कल जो युवा कर्मशाला अनुदेशक के कुछ छात्र आयोग में गए, आयोग के अध्यक्ष मिले, और उनका जो व्यवहार था, मतलब वो जो युवाओं ने हमसे बताया कि किस प्रकार से उन्हें लताड़ा, किस प्रकार से कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम करना जो कर लो। तो मतलब दर्शाना क्या चाह रहे हो? ये युवा जाएगा किसके पास?
आयोग गलती कर रहा है, आयोग के पास जा रहा है, आयोग फटकार लगा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो जाएगा कहाँ। समस्या ये है कि यहाँ पर इन लोगों ने कान बंद कर रखे हैं अपने कि कुछ भी कोई बोले, कोई भी कितना भी चिल्लाए, परंतु आप अनसुना कर दो और आगे बढ़ते रहो। भाई ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या ये टेक्निकल एरर में नहीं आता? क्या हम इसे मानेंगे कि ये नकल हो रही है या कोई स्कैम हो रहा था? क्योंकि अगर एक प्रश्न के दो उत्तर कहीं दिए जा रहे हैं तो ये पेपर स्कैम होने से पहले कोई टेक्निकल एरर नहीं लग रही है आपको कि हर भर्ती पर सवाल उठा दिए जाए? देखिए, टेक्निकल एरर एक अलग इशू है और किसी भर्ती पर जानबूझकर कुछ चीज़ें अलग से करना वो अलग बात है। अगर टेक्निकल एरर है तो उसे आप वो करिए, उसका खंडन करिए, परंतु जो परीक्षाओं के परिणाम में जो नाम नहीं दिए जा रहे हैं, फादर नेम नहीं दिए जा रहे हैं, शंका तो यहीं से गहरा रही है। और आरएमएस द्वारा करवाई गई ये परीक्षा है, केवल रोल नंबर है उसमें? बिल्कुल रोल नंबर है, किसे पता लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ ना, हमें तो विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हो चुका है कि कुछ लोग जो उसमें गलत तरीके से चयनित हुए हैं, जो पहले प्राइवेट सेक्टरों में काम करते थे और उसके बाद नौकरी छोड़ के कई मंथ जब परीक्षा में पास हुए, तो जब परीक्षा दे के वो नौकरी छोड़ कर आ गए, और उसके बाद जब जांच के घेरे में परीक्षाएं आई, उसके बाद वापस वो चले गए, परंतु जैसे ही क्लीन चिट मिली वैसे ही वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ कि देखो, हम तो संघर्ष कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं। हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें कि एकदम से उस भर्ती को कुछ ऐसा करेंगे जिससे दोषियों को सज़ा मिल पाए, परंतु हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ज़रूर ये मामला खुलेगा, परंतु जिस दिन खुलेगा उस दिन वो दोषी अभ्यर्थी सहित जो आयोग में बैठे हुए जो क्लीन चिट देने वाले कर्मचारी या जो ऊपर शासन में संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, उन तक ये आग जरूर पहुंचेगी और उनको सज़ा जरूर होगी। पटवारी वाला पिछले दिनों जो एक रिजल्ट सामने आया, उसमें एक अधूरा जिसको परीक्षा फल आप कह रहे हैं, वो किस तरह से अधूरा है और उसमें आपको क्या अनियमितता लग रही है? देखिए, पटवारी का जो मामला है, पटवारी में मैं आपको ये बता दूं कि जो अगले चरण में जब उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, तो आयोग तो खुद कहता है कि आयोग का जो 31 दिसंबर का जो एक प्रेस नोट है लोक सेवा आयोग को, कहते हैं कि जिस परीक्षा में अगले चरण में कोई अंक नहीं जुड़ेंगे, उन परीक्षाओं के प्राप्तांक, नाम, नंबर, फादर नेम, पूरा रिजल्ट जारी हो जाएगा। परंतु क्यों नहीं करा, इसके पीछे राज क्या है? आपने अभी तो 3 गुना 4 गुना ले रखे हैं अभी बच्चे, और बच्चों को ये पता नहीं है कि किस में किसके कितने नंबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने उसमें क्वेश्चन डिलीट करे हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो ऑथेंटिक बुक में सही क्वेश्चन है, परंतु आप लोगों ने डिलीट करे हैं। अब एक्सपर्ट का हवाला दोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक पटवारी में और एक बात सामने आई है। मैं कल यहाँ पर पहुँचकर मैं होमवर्क उस पर कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो हर जगह के जो चीज़ें हैं, एक एक सेंटर से लगातार सिलेक्शन हुए हैं। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई विशेष सेंटर है, उस पर लगातार लाइन वाइज से एक पूरा सीक्वेंस वाइज में पूरा सिलेक्शन हो रखा है। ऐसा ही मतलब आगे पीछे वाले सिलेक्शन हो रखा है। और ताजुब की बात तब है कि वो जब मैं देहरादून वाले पेज पर गया, जहाँ पर देहरादून वालों का जो रिज़ल्ट है पटवारी का, उसमें मुझे ना 1 या 2 ऐसे मिले होंगे, नहीं तो ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसका मतलब यह है कि देहरादून में शायद माहौल उस तरीके का था कि ये लोग यहाँ पर सेंधमारी नहीं कर पाए, और बाकी जगह मैं देख रहा हूँ पूरा वो पीला हो गया। मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा था उस चीज़ को, तो मेरे पास पड़ी हुई चीज़ें। तो ये क्या रोल नंबर से आपको पता चल गया कि वो किस कोचिंग सेंटर? देखिए, अगर कोचिंग सेंटर के नहीं, रोल नंबर अगर देखो 25, 26, 27 अगर सीक्वेंस वाइज से उनका सिलेक्शन हो रखा है, तो ये क्या दर्शाता है? अच्छा, इस प्रकार से अगर अल्मोड़ा में मान लीजिए, अल्मोड़ा में अगर सीक्वेंस वाइज से किसी सेंटर के सिलेक्शन है, दूसरे किसी और सेंटर के नहीं है, फिर तीसरे सेंटर के लगातार सिलेक्शन है, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब कोई सेंधमारी हुई है, इसलिए तुम नाम, नंबर और फादर नेम डालने से डर रहे हो। और अगर तुम कह रहे हो कि हम युवाओं को अपने विश्वास में लेंगे, युवाओं का विश्वास वो करेंगे, तो उसमें तो आपको जारी करना चाहिए पारदर्शी उस करने के लिए, परंतु नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो संरक्षण मिल रहा है सिर्फ इसलिए कि यहाँ के जो युवा है उन्हें तो हम चुप करवा लेंगे, उन पे मुकदमे कर देंगे, उनके जेल के अंदर डाल देंगे, उन्हें चुप करवा लेंगे, परंतु ये जो जिन्होंने पैसा दिया है इनका पैसा ना डूबे, इसके लिए कोई तकरीब निकाली जाए और इनका पैसा बचाया जाए, यही चल रहा है। भाई एक सवाल है, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है।
बहुत सारे युवाओं के मन में जितनी भी अभी तक भर्तियां हुई हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपने उन पर सवाल खड़े किए हैं, कुछ सबूत भी आपने पेश किए हैं और वो सबूत जेन्युइन दिखते हैं जो भी आपने सामने रखा है। जो युवा इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं उन वो दोराहे पर खड़े से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा देते हैं उसमें बॉबी पवार आकर सवाल खड़े कर देते हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि वो जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं क्या वहाँ भी स्कैम होने जा रहा है, या फिर ये जो माहौल बन गया है कि बॉबी पवार तो आकर इस पर आरोप लगा ही देंगे। इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए कि आखिर है क्या ये मसला। बॉबी पवार कोई बिना साक्ष्यों के आरोप तो लगा नहीं रहा है, और अगर हमारे पास साक्ष्य हैं तो हमें उसमें आरोप लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि हमने तो हमेशा ही जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके हक की बात की है। हमने सिर्फ कहा कि हम एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं और वो पारदर्शी सिस्टम हमें मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है कि हम जो युवा इतनी मेहनत कर रहा है, जो युवा इतना खर्च कर रहा है अपने डिग्रियों में, डिप्लोमा में और कोचिंगों में, उसे एक पारदर्शी परीक्षा सिस्टम मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना सिलेक्शन पा सके। परंतु जहाँ तक रही बात आरोप प्रत्यारोप की, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर इतनी अच्छी है या आयोग अगर इतने अच्छे हैं, जो हम आरोप लगाते हैं उसका आप खंडन करिए और जो आरोप लग रहे हैं उसमें सुधार लाइए। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम कल के दिन सुधार आए, परंतु आप तो उसी ढर्रे पर चलने लगे हैं। ये कैसे होगा? अब जहाँ तक रही छात्रों की बात, तो छात्र तो देखिए, छात्र कहता है कि किसी परीक्षा में गड़बड़ी हो गई है, आएगा कि गड़बड़ी हुई है, नारे वगैरह लगाएगा कि ये गलत हुआ है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि गलत हुआ तो ठीक है, परंतु छात्र को सबसे पहले एक छात्र का एक उद्देश्य होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो या ना हो, परंतु उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि परीक्षा पारदर्शी सिस्टम से, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाए। उसके बाद अगर वो बाहर होता है तो अपने गलती के कारण, अपने कमजोरी के कारण बाहर होता है, परंतु अगर सिलेक्शन होता है तो अपनी योग्यता के कारण होता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, सबसे पहले एक मुद्दा होना चाहिए कि पारदर्शी रूप से भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो, और अगर इस तरीके से पारदर्शी रूप से अगर परीक्षाएं संपन्न हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आ रही है, जो अड़चनें आ रही है, ये मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसी अड़चनें आएंगी। देखिए, माहौल ज़रूर इस प्रकार का बना हुआ है कि हर परीक्षा में ये चीज़ें मिल रही है और मिल भी रही है, ये सारे साक्ष्य सामने हैं। अब आप कहोगे कि फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा हुआ था, गिरफ्तारियां भी हुई है, उसके बाद जो सूचनाएं ली थी वहाँ से पेपर पढ़ाने की वो भी हुई थी। पटवारी मगर इतने साफ है तो रिजल्ट जारी कर दीजिए पूरा। अनुदेशक में इतने साफ है तो रिजल्ट पूरा जारी कर दीजिए। क्यों ऐसे छुपा रहे हो? क्यों छुप छुप कर ऐसा वो कर रहे हो? बोलने का मौका मत दो हमें। लोग कहोगे कि आप बोलते रहते हो, जब बोलने का मौका दोगे तो हम बोलेंगे। अगर हम चुप भी रहेंगे तो लोग हम पे तब भी उंगलियां उठाएंगे कि ऐसा हो गया था, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। देखिए, ये तो प्रकृति का एक नियम है कि आप अगर कर रहे हो तो एक दूसरा पक्ष जो चाहता है कि ये ना करें वो आलोचना करेगा, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरा पक्ष जो चाहता है कि जिनकी हम पर उम्मीद है कि यार गलत हुआ, ये लोग बोलेंगे, परंतु तब भी नहीं बोल रहे हैं तो वो हम पर आलोचना करेंगे कि आप क्यों नहीं बोल रहे। तो ये प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। परंतु जहाँ पर गलत हुआ है, देखिए, हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिससे हम इनको एकदम से सुधार सके, परंतु मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, समय का चक्र जब घूमता है तो मुझे लगता है कि ये सलाखों के पीछे ज़रूर जाने वाले हैं, जिस प्रकार से ये मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, युवाओं की जब लड़ाई शुरू की थी बेरोजगार संघ ने, पहले दिन से जब लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले भी कई सालों से ये लोग सड़कों पर है। एक दोधारी तलवार है, उस पर चलने सरीखा है। मुकदमे भी हुए, कई लोग जेल में भी गए, वहाँ से बाहर भी आए, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दोधारी तलवार इसलिए है कि अगर आप किसी परीक्षा पे सवाल उठाते हैं तो ये बात सच है कि बहुत सारे ईमानदार मेहनती युवा होंगे जिनकी नज़रों में बॉबी पवार खटक जाएंगे कि ये हमारी परीक्षा में क्यों सवाल उठा रहे हैं। लेकिन गलतियां हैं, खामियां हैं, इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है, ये बॉबी पवार का कहना है। और अंतोगत्वा जैसा पहले हमने देखा कि जब परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे थे तो एक बड़ा वर्ग था उत्तराखंड में युवाओं का जो ये कहता था कि नहीं, सारी भर्तियां ऐसी नहीं हैं, इक्का दुक्का हो सकती हैं। लेकिन जब मामला खुला तो बहुत सारी भर्तियों में स्कैम निकल कर सामने आया। इस बात को बेरोजगार संघ जानता है, इसलिए वो ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसे ही अगर गलती मौके दिए जाएंगे, कहीं पर सवाल उठाने के मौके मिलेंगे तो सवाल तो उठा ही जाएंगे। और इन सब की सुई जाकर एक जगह पर अटकती है, वो है सीबीआई जांच। वही मांग को लेकर आंदोलन बॉबी पवार का जारी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।